वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का ये चैप्टर है लाइट फॉर क्लास 7। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लाइट 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 इज नेसेसरी। सुबह उठते ही हमें लाइट चाहिए, सोते सोते तक लाइट चाहिए। बिना लाइट का जिंदगी डार्क है ना। तो लाइट होता क्या है ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का रूप है। एनर्जी का कौन कौन फॉर्म है? हीट भी लाइट का ही फॉर्म है, ठीक है ना। और यह लाइट भी क्या है? एनर्जी है। लाइट हमारा क्या है? एनर्जी। लाइट इज अ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक रूप है दैट मेक्स थिंग्स विजिबल, जो कि कोई भी सबस्टांस को, कोई भी चीज को विजिबल बनाता है। आप मुझे देख रहे हैं, मेरे क्लास को कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? अपनी आंखों से तो देखते हैं, लेकिन बिना लाइट का नहीं देख पाएंगे। अगर यहाँ लाइट नहीं रहे, इस बोर्ड पर लाइट नहीं रहे, तो आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो लाइट ऐसा एनर्जी है का फॉर्म है जिससे कि कोई भी सबस्टांस विजिबल होता है, दिखाई देता है। वी आर एबल टू सी एवरीथिंग अराउंड अस क्लियरली ओनली व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट लाइट। जब तक पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं रहेगा, कोई भी चीज हम लोग नहीं देख सकते हैं। Light is available to human beings naturally, that is from sun during the daytime and also from artificial means like bulbs etc. और लाइट आता कहाँ से है? डे टाइम में, दिन में। सन, सूर्य जो है मेन सोर्स ऑफ है लाइट का। लाइट का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, मेन जो सोर्स है लाइट का, वो कौन है? सन। उसके बाद आर्टिफिशियल लाइट क्या क्या है? हमारा ट्यूब लाइट, हमारा बल्ब, एलईडी बल्ब, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट के हैं। लाइट हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इटीसी। और लाइट का बहुत सारा गुण भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। हर चीज का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गुण होता है, जिसके चलते वो पहचाने जाते हैं। उसी प्रकार से लाइट का भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम आगे स्टडी करेंगे। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और लाइट ट्रेवल्स कैसे करता है? लाइट सांप की तरह ट्रेवल्स नहीं करता है, हम लोग की तरह ट्रेवल्स नहीं करता है जैसे तैसे, कि जिधर मन किया उधर घूम गए, जैसे मन किया वैसे चल दिए ना। लाइट जब भी चलेगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। जब भी, ऑलवेज, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब बॉल जो आप देखते हैं, जो बॉल आप खेलते हो, वह बॉल जो है वो आपका ट्रेवल्स कैसे करता है? वो स्ट्रेट लाइन भी ट्रेवल करता है, कर्व भी ट्रेवल करता है, लेकिन लाइट नहीं। लाइट कर्व ट्रेवल नहीं करेगा, जब भी करेगा तो स्ट्रेट लाइन में। रिफ्लेक्शन के बाद वो डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन चलेगा तो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, हमेशा सीधा चलेगा। ओके, ऑलवेज, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही लाइट ट्रेवल करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और यह जो लाइट का प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। याद रखिएगा, रेक्टिलिनियर, RECTILINEAR, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, PROPAGATION, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। There are a number of everyday phenomena which shows that light travels in a straight line. Some of them are as under. बहुत सारा डेली प्रक्रिया में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। बहुत सा एग्जाम्पल है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर 1 एग्जाम्पल है, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स अ डार्क रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल, वी कैन सी लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आप अपने घरों में देखेंगे कभी कभी कोई छेद से, छोटा सा छेद से सूर्य की किरण बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, और वो देखिएगा हमेशा सीधी रे में लाइन आती है। और टॉर्च जलाइएगा तो देखिएगा हमेशा सीधा रे में लाइट जाएगा, है ना। सीधा बीम ऑफ लाइट एकदम सीधा एकदम चलेगा। तो ये सब एग्जाम्पल है बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ। और हेडलैम्प्स ऑफ क्या? आपका गाड़ी जो है ना, गाड़ी, कार,
मोटरसाइकिल, ये सब जो लाइट का बीम फेंकता है हेडलाइट से, वो कैसा चलता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में, है ना, चलता है ना स्ट्रेट लाइन में। स्कूटर्स, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन्स आल्सो सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम तो डेली देख रहे हैं कि बीम ऑफ लाइट निकल रहा है स्ट्रेट लाइन में। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके हाथ में टॉर्च है ना। थर्ड, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द टॉर्च ऑल्सो सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और टॉर्च से भी जो लाइट मारिएगा तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, वह भी शो करता है। बीम्स ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट। कभी कभी देखते होंगे आपके शहर में, है ना, कोई न कोई मेला लगता है, और वहां से रात में देखिएगा ना, आकाश की तरफ बहुत सा लाइट निकला हुआ है, हमेशा वो सीधा रे में चलता है और बताता है कि अच्छा फलना जगह पर मेला लगा हुआ है। तो बीम ऑफ लाइट ऊपर की तरफ मारकर, आकाश की तरफ देकर वो बताता है कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है। ओके। फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड डे एंड नाइट ऑल्सो सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और हमारा जो शैडो बनता है, परछाई, छाया, है ना, सूर्य की किरण इधर पड़ा, पीछे परछाई बन गया, सूर्य की किरण आगे से पड़ा तो पीछे परछाई बन गया, या लाइट आगे से मारी तो पीछे परछाई बन गया। जो भी शो करता है क्या, कि लाइट जो है, प्रूफ करता है कि लाइट जो है वो हमेशा ट्रेवल्स करता है कैसे, स्ट्रेट लाइन में। तो ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख लियो कि जिससे कि पता चल गया कि लाइट जो है वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो नाउ वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइट जो है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। तो चलिए, सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टीज आप लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह से। कैसे समझाऊंगा? अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं। रिफ्रैक्शन, ध्यान से समझिएगा, REF, रिफ, इसके बाद क्या है, रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें क्या स्टडी करेंगे, जो समझिए कि जैसे कि ये एक बड़ा सा मैंने कांच का जार ले लिया, ये कांच का बड़ा सा जार है, ठीक है, कांच का, पूरा कांच का है ग्लास, कांच का इतना मोटा गिलास ले लिए, या वाटर ले लीजिए, या सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं कि एक मैं जार लाता हूं और इसमें वाटर फिल कर देता हूं। ओके, कुछ भी, एनीथिंग, कांच ले लीजिए चाहे वाटर ले लीजिए, जिसमें से कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रे जा सके, है ना, ये सब ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इस कांच, इस पानी वाले जार में हम क्या करते हैं, एक सीधा लाइन खींच देते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, और इस स्ट्रेट लाइन पर, आड़ा तिरछा मत देखिएगा, स्ट्रेट लाइन समझिए, इस पर क्या करते हैं, एक रे हम छोड़ते हैं, एक लाइन। ये जो रे है, किस चीज का रे है, लाइट का, ठीक है। टॉर्च से भी मार सकते हैं तो बीम ऑफ लाइट पड़ेगा, टॉर्च से मारिएगा तो बीम ऑफ लाइट आपको इंसिडेंट करेगा इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर जब बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा तो ये जो लाइट है ये थोड़ा सा बेंड कर जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की तरफ ये बेंड कर जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट का जो स्पीड जो होता है ना, इसको समझ लो बाबू, लाइट का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो डिपेंड्स करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम पर। डेंसिटी ऑफ मीडियम कहने का अर्थ है कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स करता है किस चीज पर, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी पर। जैसे यदि स्पीड ऑफ लाइट आपका एयर में चले तो इसको तो कोई रोक टोक नहीं है, आराम से जा रहा है, ठीक है ना, आप भी चल रहे हो एयर में, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहां रहेगा, तो एयर में।
आपको अगर हम कहें एयर में चलने के लिए तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, लेकिन अगर कहें पानी में चलो, है ना, सिर्फ पानी में आप अपने पैर को भी चलाना शुरू करते हो तो दिक्कत होता है ना, क्योंकि पानी आपको रोकता है, वाटर आपको रोकता है आगे जाने से। तो यहां जो वाटर में जो स्पीड होता है लाइट का वो क्या होगा, वाटर में कम होगा, है ना। वाटर में आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, यानी वाटर की जो डेंसिटी है वह ज्यादा होगी, डेंसिटी मोर है वाटर की एयर से, एयर की तुलना में वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। तो जब ज्यादा डेंसिटी है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड जो है वाटर में लेस होगा, डेंसिटी मोर तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, है ना, सिंपल। उसी प्रकार से यदि कांच का जार ले लीजिए, कांच का गिलास रहे और उस कांच के गिलास में यदि आप कहिए ग्लास ऑफ कांच ग्लास है, अब इस कांच ग्लास में अगर आप रे ऑफ लाइट को चलाइएगा तो उसकी स्पीड जो है वह और घट जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी और ज्यादा है, डेंसिटी मोर, इसकी डेंसिटी और ज्यादा है, तो यहां स्पीड क्या होगा, और लेस हो जाएगा, स्पीड और लेस हो गया। यानी लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा एयर में, उससे कम वाटर में, उससे कम ग्लास में। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा स्पीड भी घटता जाएगा। क्लियर है। और जब ये डेंसिटी घटता है तो होता क्या है कि ये, जैसे कि मैं यहां एक जार लेता हूं और इसमें वाटर डाल दिया, अब यहां देखो ये वाटर डाल दिया, इसमें एक इंसिडेंट रे मैंने गिरा दिया, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। यहां पर मैंने एक रे गिरा, नॉर्मल रे इसे कहते हैं, यह हमारा नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल इसे कहते हैं। अब यहां इस पर क्या होता है कि एक रे आता है और इस पर इंसिडेंट किया, तो यहां इसका एंगल होगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो होगा, जैसे ही ये वाटर का जो डेंसिटी, वाटर में जब रे घुसेगा तो इसकी स्पीड घट जाएगी, है ना। तो जब स्पीड घटेगा तो ये क्या होगा कि आपको ये नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड कर जाएगा। यानी ये जो एंगल आर और एंगल आई को अगर देखिएगा तो एंगल आई जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, वह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होगा। ठीक है, यह एंगल आई इस एंगल आर से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां स्पीड जो है वो घट गया। जब स्पीड घट गया तो ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। आप ही का चाल अगर घट जाए, चलने का चाल घट जाए तो आप नॉर्मल हो जाइएगा, स्थिर हो जाइएगा, आना तो चाल बढ़ाता भागिएगा तेजी से। तो जैसे इसका स्पीड घटता है कि ये नॉर्मल की तरफ चला आता है। अगर इस लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो ये लाइन इस तरह से आगे जाएगा। ओके, तो ये हम देख रहे हैं क्या कि ये एंगल आर जो है वो कम है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से। और ये जो रे है इंसिडेंट रे है, यह हमारा इंसिडेंट रे है। या रे हमने टॉर्च से मारा तो मैंने देखा क्या कि वाटर में जैसे ही गया तो ये अंदर की तरफ बेंड कर जा रहा है रे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन करना, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यदि लाइट जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग पीछे आते हैं और देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। Refraction is the phenomenon of bending of light from its straight path at the surface of the separation of two media when light travels from one medium to another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल्स करती है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो ट्रेवल तो करेगी स्ट्रेट पाथ में ही, लेकिन उसका डायरेक्शन थोड़ा बहुत चेंज होगा। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो डिपेंड किस चीज पर कर रहा है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पर, है ना। एयर का डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। तो ये डेंसिटी ही समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच गवर्न्स द ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ऑप्टिकल डेंसिटी को कहते हैं। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व। घनत्व क्या होता है, अब आप वाटर ले लो, सिंपल सब समझा देते हैं आपको, टर्म में समझ में आ जाएगा, ठेठ भाषा में। वाटर ले लो, पानी ले लो, ठीक है। आप दूध ले लो, मिल्क ले लो, ओके।
मिल्क ले लिए। अब क्या है, आप वाटर में 10 चम्मच चीनी डाल दो, 10 स्पून शुगर मिला दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि वाटर जो है ये है, उठाओगे पानी में तो दम वाटर कैसे करके उठाओगे तो हाँ हाँ ये तो दम हल्का है ना, डेंसिटी इसका कम है। अब मिल्क का डेंसिटी और ज्यादा, थोड़ा गाढ़ा है, गाढ़ा कहते हैं, गाढ़ापन बढ़ गया, डेंसिटी को हिंदी में ठीक कहेंगे। इसका डेंसिटी क्या हो गया, और बढ़ गया, यानी दूध को जैसे जैसे खौलाते जाओगे वैसे वैसे उसका गाढ़ापन बढ़ता जाता है ना। तो यानी मोर डेंस, जितना ज्यादा गाढ़ा हो गया उतना ही ज्यादा उसका डेंसिटी बढ़ गया। तो डेंसिटी तो क्लियर हो गया, समझ में आया डेंसिटी। अब आगे देखो, अब डेंसिटी क्या होता है ये समझ में आ गया। तो उसी तरह से अगर हम डेंसिटी को कंपेयर करना शुरू करें, एयर का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी, आइस का डेंसिटी, केरोसिन ऑयल, तारपीन ऑयल, ग्लास, डायमंड और ग्लिसरीन, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी यहां हम इस देख रहे हैं, ये लाइट में ट्रेवल करता है उसके अनुसार, तो इसको कहते हैं क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर लाइट ट्रेवल्स के अनुसार डेंसिटी देखते हैं तो उसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, और लाइट के टर्म में उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। तो गाढ़ापन को ही, ठीक है, दूध के गाढ़ापन को ही हम लोग डेंसिटी कहते हैं। इन द टर्म ऑफ लाइट, लाइट के सेंस में लाइट ट्रेवल्स कैसे कर रहा है उसके टर्म में उसको क्या कहें, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऐसी ऑप्टिकल डेंसिटी का दूसरा नाम है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। अब जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.00 लिया गया है, कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.00 है, यानी नॉर्मल है। ये नॉर्मल लाइन इसी को समझो एयर को ही, ठीक है, यही सबको विभाजित करेगा और एयर से ही तुलना करके कहेंगे कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अगर 1.00 से ज्यादा है, किसी भी चीज का डेंसिटी यदि 1.00 से ज्यादा है, ठीक है, यानी 1.21 हो, 1.33 हो, 1.44 हो, इसका मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर। तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1.33, आइस का 1.31, केरोसिन ऑयल का 1.39, तारपीन ऑयल का 1.412, ग्लास का 1.48 से 1.61, डायमंड का 2.42। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो डायमंड का 2.42 याद रखना है, ठीक है। और ग्लिसरीन का 1.47। जनरली जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन में कभी भी आता है तो वो दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको याद रखना है किसका किसका। एक एयर का याद रखिए 1.00 याद रहेगा, वाटर का याद रखिए 1.33 याद रहेगा, तीसरा ग्लास जो होता है इसका 1.428 से 1.61, और चौथा डायमंड तो एकदम याद रखना है, काहे कि डायमंड है ना, डायमंड आपको मिले तो खुशी होगा ना। तो डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42। वेरी गुड। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका घनत्व भी बढ़ रहा है। अब देखो, सोचो कि डायमंड का डेंसिटी सबसे ज्यादा है 2.42, इसीलिए तो ये दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है, कितनो मजबूत चट्टान रहेगा उसको ही काट देता है। क्लियर। दुनिया का सबसे कठोरतम सबस्टांस जो है तो वो कौन है, तो डायमंड, और इसीलिए यह ग्लास काटने के काम में आता है। क्लियर। इन सब को काट देगा, ग्लास को काट देगा, पत्थर को काट देगा, सबको काटने के काम में किसको लाते हैं, डायमंड को। क्यों लाते हैं ये समझ में आ गया। अब आगे चलो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। गाड़ी चलाने का नियम है, स्कूल में आने का नियम है, हर चीज का लॉ है, हर चीज का कानून है। स्कूल में पढ़ने का कानून, क्लास में पढ़ने का कानून, घर में रहने का कानून, हर जगह का कानून है। तो रिफ्रैक्शन के लिए भी लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और ज्यादा कानून नहीं है, ज्यादा कानूनी नहीं बतियाएगा, मात्र आपको 3 कानून याद रखना है। तो फर्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं, उसके बाद सेकंड लॉ देखेंगे, उसके बाद थर्ड लॉ देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सबसे पहला लॉ, सबसे सिंपल लॉ जो कि मैंने बताया था कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है, टुवर्ड्स नॉर्मल वो बेंड कर जाता है। अब रेयरर मीडियम से नॉर्मल मीडियम क्या हो गया, अब ये देखिए, ये एयर है,
एयर हो गया और ये वाटर है, ठीक है। तो एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी हम बताए थे ना 1.0 और वाटर का देख के बता दें तो वाटर का कितना है ये बता दो। वाटर का 1.33, ओके। वाटर का डेंसिटी कितना हो गया 1.33, ये हो गया वाटर का डेंसिटी। अब बताओ एयर का 1.0 और वाटर का 1.33, किसका डेंसिटी ज्यादा है? वाटर का। तो वाटर का डेंसिटी ज्यादा है तो ये वाला इसका डेंसिटी कम है तो इसको कहें क्या? रेयरर। इसको क्या कहें? डेंसर। ज्यादा घनत्व है तो इसको कहें डेंसर। तो ये समझ में आ गया। तो रेयरर से डेंसर में जब भी लाइट जाता है तो ये जो नॉर्मल लाइन है इसी नॉर्मल लाइन की तरफ जो आपका रे ऑफ लाइट है वो क्या होता है? बेंड कर जाता है। दिस इज द रूल नंबर 1, लॉ नंबर 1, जो कि मैंने आपको बता दिया। और डेंसर से जब रेयरर में जाएगा तो ठीक इसका उल्टा होगा। नॉर्मल से क्या होगा? दूर भाग जाएगा। जब डेंसर से मारिएगा रेयरर में तो जैसी रेयरर में गया खुला खुला माहौल मिल गया है ना, थोड़ा सा हल्का मिला माथा में, मारो गाड़ी का स्पीड बढ़ाओ तेजी से, तो वो क्या हो गया? नॉर्मल से दूर भागा। कांटा उसका नॉर्मल से दूर भागना शुरू हो जाता है। क्लियर है? अब आगे देखो। When a ray of light travels from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। दिस इज द लॉ नंबर 1। नॉर्मल से कब दूर भागता है, कब नजदीक आता है, क्लियर हो गया है ना। रेयर से डेंसर में जाएगा तो ज्यादा घनत्व तो मिला, संट बोल जाएगा नॉर्मल की तरफ। डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड गाड़ी का बढ़ेगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। ओके, लॉ नंबर 2, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो इंसिडेंट रे होता है ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहां आप देख रहे हैं इस इंसिडेंट रे के बाद यहां एक नॉर्मल लाइन जोड़ दीजिए तो ये क्या होगा? इसमें बेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, आई हो गया नॉर्मल। तीनों का तीनों एक ही प्लेन पे होता है, ठीक है। एक जगह पड़ा, एक प्लेन पर पड़ा, तीनों का तीनों एक प्लेन पर एक पॉइंट पर होता है, ठीक है। एक ही पॉइंट पर काउंट होता है, एक प्लेन के एक पॉइंट पर होता है। दिस इज द लॉ नंबर 2। बड़ा सिंपल है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लॉ नंबर 3 भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तीसरा कानून, 1 2 3, तीसरा के बाद सब साफ। तीन कानून है, ये है। द रेशियो ऑफ साइन आई ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sin r of the angle of reflection for the pair of media is constant. Thus if the angle of incidence is I and the angle of refraction is r, then sin I by sin r is equal to constant, and this constant is called the refractive index of the medium, and this rule is known as Snell's law. आई लॉ 3 को ही हम लोग कहते हैं क्या? स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है चला थोड़ा सा बढ़िया से हम आपको बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखो यही वाला डायग्राम पर सब कुछ फिट है। एंगल आई एंगल आर हो गया, ठीक है ना। अब वाटर में जाएगा तो वाटर का डेंसिटी जो फिक्स है तो यहां तो गया, ठीक है। तो साइन आई, ये जो एंगल है इसको कह रहे हैं हम लोग साइन आई। स्नेल साहब पढ़े एस से स्नेल, एस से साइन, ठीक है। इतना ही तुम अभी याद करो, क्लास 7 में हो। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और यही कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इसी को कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है? स्नेल्स लॉ, एंड दिस इज स्नेल्स लॉ। यही स्नेल्स लॉ है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज स्नेल्स लॉ। एंड साइन आई बाई साइन आर जो कांस्टेंट वैल्यू देता है वही आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो और देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। समझ में आ रहा है सब कुछ? चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
refractive index of a medium is defined as the ratio of the velocity of light in free space to the velocity of light in the medium. किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा कंपैरेटिव होता है. क्या होता है? कंपैरेटिव रेशियो होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह क्या है? इट इज अ रेशियो. यह रेशियो है. रेशियो पढ़े हो? अनुपात. ठीक है, यह रेशियो है, दो चीजों का अनुपात है. तुम कितना तेज है, वो कितना तेज है, दोनों का रेशियो. तुमको 2 रुपया दिए, उसको 3 रुपया दिए, तो 2/3 रेशियो है ना. 2 रुपया बटा में 3 रुपया, ये रेशियो हो गया. तो यही रेशियो है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. मीडियम में लाइट का वेलोसिटी है ना, और ऊपर में लेके किसका? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और ये जो वैल्यू आएगा यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, वह उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जैसे कि अगर मैं कह दूं आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो बड़ा आसान है. इससे कठिन काम, आसान काम कुछ नहीं है. कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट है, और ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, sin i by sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दूसरा तरीका, सेकंड वे, ये हमारा ग्लास का स्लैब है और ये एयर है. दो मीडियम है, एयर और दूसरा ग्लास. अब इस एयर से ग्लास में क्या होगा? लाइट प्रवेश करेगा. तो ये हो गया आपका नॉर्मल लाइन हो गया. तो यहां जो इसका जो स्पीड है, इस एयर में जो इसका लाइट का स्पीड है वो हम लोग काउंट करते हैं और इसको कहते हैं कि वेलोसिटी इन एयर. ठीक है, वी ऐसे लिख दिए. और इस जब लाइट में जाता है, ये जो ग्लास में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है. तो इसको हम लोग देख काउंट किए तो पता चला क्या? इसको वीजी बोल दिए. ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को? इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. अब ये दोनों का जो वैल्यू आएगा डिवाइड करके वो आएगा हमको कितना? जितना भी आ जाए, ग्लास का 1.48, 1.46, 1.47, 1.5, वो डिपेंड कर रहा है कि ग्लास का भी कितना डेंसिटी है, कितना वो पारदर्शी है, माने ई पार से ऊपर कितना दिखाई दे रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है. तो जो भी आएगा वो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. इस ग्लास का प्रॉपर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. यानी 1 पॉइंट मान लीजिए कि आपको आ गया 47, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दो चीजों का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है. क्लियर? जैसे कि मान लीजिए कि हम कहते हैं 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड दोनों का रेशियो निकालो. ठीक है, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, है ना. उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ लाइट का भी दोनों स्पीड का मीटर कट गया, है ना. तो ये सिर्फ इसका रेशियो निकलेगा. क्लियर है? तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है. ये भी आपको नोट डाउन रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सर यूनिट क्या है. जैसे वेलोसिटी तो बोले कि ठीक है भाई 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, इस तरह से. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो भाई कितना है? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाला गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितना है भाई? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. एयर में हवा में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है. यहाँ से तुम्हारा नानी घर होगा कितना? तो 100 किलोमीटर ज्यादा. और सोच लो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चला जाता है. कहाँ? एयर में. ग्लास में जाता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड. ये दोनों का अगर रेशियो निकालो तो किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड कट गया. जितना जीरो है उतना जीरो से जीरो कट गया. तो 3/2 आ गया. 2 से 3 में भागा दिए तो 1.5 आ गया. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हुआ? 1.5. अब उसी तरह से देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालें तो यह हमको आ गया 1.33. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हाइयर देन दैट ऑफ वाटर. तो ग्लास का घनत्व ज्यादा है, ग्लास का घनत्व ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ही. वाटर में हाथ डालो ऐसे ऐसे करके पानी में हाथ चलेगा ना, है ना, लेकिन ग्लास में हाथ डलाएगा नहीं ना? डलाएगा. क्यों नहीं डलाएगा? क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है. तो कितना डेंसिटी? तो 1.5 है, इसलिए तो हाथ नहीं घुस रहा है. क्लियर?
तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, डेंसिटी को देख रहे हैं ऑप्टिकल के टर्म में। क्लियर? अब देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन हम लोग देखते हैं। तो यहां पर एक चीज देखना है, क्या? लैटरल डिस्पर्सन। लैटरल डिस्पर्सन ई क्या होता है? सॉरी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्पर्सन नहीं, आपको पढ़ना है लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो क्या है? If we take a glass slab on a white paper and trace the path of a light ray, it will be seen parallel to the emergence ray. This shows that it is displaced sidewise as a result of refraction. The perpendicular distance produced between emergent ray and the incident ray is called the lateral displacement. समझ में आया? बकैती देने समझ में आया? काहे नहीं समझ में आया? काहे कि प्रैक्टिकली नहीं ना समझाया गया। जब तक प्रैक्टिकली नहीं समझाएंगे आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, अब इस पिक्चर को गौर से देखिए। अब इसी पिक्चर पर हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपको समझाते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। चलो, ये क्या है? ग्लास स्लैब है, ओके, और ये बाहर में एयर है। अब एयर से ग्लास में हम लोग रे जा रहा है, ठीक है। पहला तो यहां आपको एयर से गया, कहां? ग्लास में गया, और फिर इस ग्लास से कहां निकल गया? एयर में निकल गया। क्लियर? अब देखो कैसे कैसे चलता है, समझ लो पहले। एकदम बड़ा फंडा है, बड़ा आसान है। ई हो गया आपका नॉर्मल रे, क्लियर, और यहां से हो गया नॉर्मल रे। दो जगह नॉर्मल रे हो गया, नॉर्मल लाइन हो गया। तो रूल नंबर 1 याद करो। रूल नंबर 1 में कहा गया है, ये आपका इंसिडेंट रे है। ये जो रे है वो क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है। रूल नंबर 1 में कहा गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब का सब एक ही पॉइंट पर लाई करेगा और एक प्लेन में लाई कर रहा है। वास्तव में एक ही पॉइंट पर एक प्लेन में लाई करता है, रहता है। लाई माने रहना, रहता है, ठीक है। तो ये जो रह रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे क्या कि एंगल आई जो है वो एंगल आर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्लास में गया तो डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड घट जाएगा। तो जब स्पीड घटेगा तो रूल नंबर 2 के अनुसार ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो बेंड कर गया तो एंगल आर कम रहेगा। अब रूल नंबर 2 के अनुसार ही हम जानते हैं कि जब डेंस मीडियम से, ये मीडियम डेंस है और एयर क्या है? रेयरर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में फिर जब लाइट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगा तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। क्लियर? तो फिर ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो ये जो लाइन जो शुरू में पड़ा, इस लाइन को अगर हम लोग इस तरह से ड्रैग करते हैं सामने की तरफ, ठीक है, और ये बाद में जो फिर निकला, ठीक है, ये जो रे है इसको कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं, ये जो रे निकला बाहर में इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है, और इस एंगल को कहते हैं इमर्जेंस एंगल। तो ये जो रे निकल रहा है इमर्जेंट रे, माने प्रवेश किया उसको कहें इंसिडेंट रे, और बाहर निकला उसको कहें इमर्जेंट रे, बाहर निकल गया, शांति मिला। तो ये जो लाइन और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन के बीच, ये इमर्जेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे हुआ, इसको जो हम ड्रैग किए, ठीक है, इन दोनों के बीच जो दूरी रहता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यही है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब यह रे इंसिडेंट किया और जब यह आफ्टर रिफ्रैक्शन जब इमर्ज करता है, ग्लास में से बाहर निकलता है, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ई है। एंगल आई और एंगल ई इक्वल हो जाता है, ठीक है, एंगल आई और एंगल ई इक्वल होता है, और ये आर और ये आर डैश इक्वल रहेगा। एंगल आर और एंगल आर डैश इक्वल रहेगा, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे, और ये एंगल आई और ये एंगल ई बराबर रहेंगे। क्लियर? तो ये जो लाइन है, ये लाइन ये यहां आ गया, और ये दोनों, ये जो निकला, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये यहां से जब निकलेगा ना तो पैरेलल होगा, और इसके बीच की जो दूरी होती है इसे कहते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे ही हम लोग कहते हैं क्या? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसी को डिफाइन किया गया,
यहां पर कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये एंगल 90 डिग्री या ये भी एंगल 90 डिग्री, इसीलिए इसको कहें क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है एंगल, ये आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, और एग्जाम में आएगा तो लिख दोगे आसानी से। क्या लिखोगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा क्या, अब शुरू होगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो ये अगला क्लास में, ओके, अगला क्लास में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ओके, थैंक यू।